हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो भैया आप सभी देख रहे हैं मुकेश एग्जाम डोज, जहां पे हम लोग डेली का डेली ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस करते हैं। तो डियर आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैराथन कवर करेंगे 9 दिसंबर के। ठीक है, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है, यानी G20 देशों में यानी जो जी है इस शब्द का क्या अर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी ग्रुप। ग्रुप माने भैया समूह। मैं कुछ इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो ये है कि G20 में जो जी का अर्थ है ग्रुप यानी समूह होता है, और G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। यह दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ठीक है, बात करिए जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास, विकासशील देशों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। ठीक है, आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देख लेते हैं डियर, कि ये है कि 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन था, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, और यह आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को हुआ था, और यह 20वां संस्करण था। ठीक है, यानी चलिए G20 के कौन सा संस्करण था भैया, तो ये 20वां संस्करण था जो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PYKK का पूर्ण रूप यानी क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। PYKKA का पूर्ण रूप क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका बी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। हिंदी में अगर बात करिए तो इसका जो फुल फॉर्म है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। मैं थोड़ा सा इस पर अगर और चर्चा करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो PYKKA का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, जिसको हिंदी में हम लोग पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कहते हैं भैया। इसका जो उद्देश्य है, इस खेल का उद्देश्य है, जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, यानी GYPKK का फुल फॉर्म है भैया कि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। तो जो इसका उद्देश्य है भैया, अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ भैया, तो जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसे 2008 से 2009 में ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देने और बुनियादी खेल सुविधाओं के विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास G-पैड 2025 किसके बीच आयोजित किया गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी रूस और बेलारूस। इस क्वेश्चन पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस करो डियर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो G-पैड 2025 यानी J-पैड 2025 का जो मुख्य रूप से रूस और बेलारूस के बीच आयोजित किया गया एक संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास था। ठीक है, यानी G-पैड जो था भैया ये रूस और बेलारूस के बीच आयोजित एक क्या था, संयुक्त सैन्य रणनीतिक सैन्य अभ्यास था, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान सहित कई अन्य देशों ने भी भाग लिया था। ठीक है, जो कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा कि मई 2025 को 244 जिलों में मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल यानी ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा समन्वित किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा समन्वित किया गया था भैया। तो बात करूँ ये कि 2025 की भारत की नागरिक सुरक्षा 2025 की भारत की नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था, यानी जिसका कोड या नाम मैं बात करूँ तो ऑपरेशन अभ्यास था। इसका जो मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य उद्देश्य क्या था, तो आतंकवादी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थिति के लिए एक नागरिक सुरक्षा और तैयारी का परीक्षण करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है। तो किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी सोडियम। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिए कि जो 11 तत्व वाला हमारा परमाणु संख्या है, यानी तत्व है 11 संख्या का, तो है हमारा सोडियम। ठीक है, और सोडियम का प्रतीक क्या है, तो Na। सोडियम का प्रतीक है भैया Na। ठीक है, जो एक मुलायम चांदी सफ़ेद और अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है और क्षारीय धातुओं के समूह में आती है। ठीक है, जो सोडियम है भैया वह अत्यधिक मुलायम चांदी सफ़ेद यानी अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, जो कि क्षारीय धातुओं के समूह में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लारियोस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका मोंडो डुप्लांटिस। और मैं बात करूँ डियर मोंडो डुप्लांटिस कहाँ के थे, तो ये है भैया स्वीडन के थे। कहाँ के थे भैया, तो स्वीडन देश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPCB द्वारा नई ब्लू कैटेगरी बनाए जाने के कारण चर्चा में रहा ब्लू वाशिंग किससे संबंधित है? तो ब्लू वाशिंग किससे संबंधित है डियर? तो बात करो डियर ब्लू श्रेणी को EES ब्लू श्रेणी को EES गतिविधियों के एक समूह के द्वारा एक समूह के भाग के रूप में पेश किया गया है, जैसे कि खाद बनाना, बायोगैस संयंत्र, सीवेज उपचार और सामग्री पुनर्वृत्ति सुविधाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल एरिया होता है वह क्या दर्शाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी विस्थापन दर्शाता है। ठीक है। अगर मैं डियर इस क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करूँ तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया बराबर क्या होता है भैया? वेलोसिटी गुणे टाइम, वस्तु के विस्थापन के समय को दर्शाता है। बात करिए यदि वेग धनात्मक है यानी पॉजिटिव है तो विस्थापन भी धनात्मक होता है, यदि वेग ऋणात्मक है तो विस्थापन भी ऋणात्मक होता है। ठीक है। चलिए चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी 8। कितने भैया? तो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl और जल H2O बनते हैं। ये कौन सी अपक्रिया करते हैं? कौन सी अपक्रिया करते हैं भैया? अगर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो यह एक अम्ल क्षार यानी यह एक अम्ल क्षार उदासीनीकरण अपक्रिया है, जिसमें अम्ल या Cl और क्षार NaOH आपस में अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। और रासायनिक समीकरण में जो डियर इसका रिएक्शन हुआ है NaOH के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अपक्रिया करते हैं तो वहाँ पे भैया NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और H2O जल क्या बनता है? ठीक है, जल बनता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो भैया यदि वायु में जो ध्वनि की चाल अगर 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में इसका क्या हो जाएगा कि चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी। ठीक है। डियर मैं बात करूँ कि जो ध्वनि की माध्यम है, ध्वनि की चाल का जो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, जो ध्वनि का चाल है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि जल में कण वायु की तुलना में अधिक सघन और पास पास होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें तेजी से संचारित होती हैं। ठीक है। और वायु में ध्वनि की जो चाल है भैया 346 मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डियर कि यदि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड लगभग यह दर्शाता है कि जल में ध्वनि की चाल वायु की तुलना में लगभग 4.281 अधिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर डिस्कस करने से पहले एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं डियर कि यदि इसलिए होता है जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल काफ़ी बढ़ जाती है। जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल भैया क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया निम्नलिखित में से किसमें आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन से पहले थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात डियर कि जो लोहे की छड़ है, जो लोहे की छड़ की ठोस अवस्था में होती है, जिससे कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो जो लोहे के छड़ होते हैं भैया उनके जो कण होते हैं, लोहे के जो कण होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, तो वो क्या होते हैं भैया एकदम पास पास होते हैं, जिनके कारण उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और उनमें सबसे अधिक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका लोहे की छड़। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहे की छड़। तो निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो आप बोलेंगे लोहे के छड़ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहाँ से लॉन्च किया? ठीक है। तो भैया कहाँ से लॉन्च किए? तो ये लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर तो ये CMS यानी CMS-03 GSAT-7R सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से LVM-3M5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, जो भारत की सबसे भारी संचार उपग्रह है और ख़ास तौर पर भारतीय नौसेना की संचार क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। अगर मैं डियर बात करूँ कि इसकी विशेषता क्या है
तो विशेषता पे अगर हम लोग चर्चा करें डियर, तो यह भारत से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह रहा, जो लगभग कितना किलोग्राम का रहा भैया, तो 4410 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए डियर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए अपने आनुवांशिकी प्रयोग में निम्नलिखित में से किस लक्षण पर चयनित नहीं किया था, यानी किस लक्षण पर चयनित नहीं किए थे। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं देखो दिया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को चुना था, जैसे बीजों की आकृति, ठीक है, बीजों का रंग, फूलों का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार और फली का रंग, पौधों की ऊंचाई इत्यादि को डियर क्या किए थे, मेंडल ने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया था, इतने लक्षणों के आधार पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपके भैया, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी पत्तियों के आकार पर। तो आनुवांशिक प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस लक्षण को चयनित नहीं किया था, तो पत्तियों के आकार को। तो बीजों के आकार को तो उन्होंने चयन किया था, फूलों के आकार को चयन किए थे, फली के रंग को चयन किए थे, लेकिन उन्होंने पत्तियों के आकार पे कोई डिस्कस नहीं की, यानी पत्तियों के आकार के बारे में उन्होंने कुछ भी ऐसा लक्षण नहीं बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए भैया, तो कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले डियर यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो कार्बनिक यौगिक की सबसे मौलिक पहचान यह है कि उनमें कार्बन आवश्यक होता है। ठीक है, कार्बन अवश्य होता है। अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बट डियर उनमें क्या होता है, तो उनमें कार्बनिक यौगिक का सबसे मौलिक पहचान यह है कि उनमें कार्बन अवश्य होता है। ठीक है, अब बात करूँ डियर, कार्बन के बिना कोई यौगिक कार्बनिक नहीं कहलाता है, यानी कार्बन के बिना कोई यौगिक भैया कार्बनिक नहीं कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, यदि एक कुली अपना सामान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी भैया एक कूली है, कोई सामान अपने सिर पे रख के क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो चलिए कुछ फैक्ट के साथ हम लोग देखते हैं डियर कि क्या होगा। यदि एक कूली अपना सामान सिर पर रख कर क्षैतिज दिशा में चलता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य कितना होगा भैया, शून्य होगा, क्योंकि कूली द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर और सामान का विस्थापन क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री कोण पर है। तो वहाँ पे भैया जो कार्य होगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा भैया हमारा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या भैया, तो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा कि सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है। तो सिंचाई का वह कौन सा साधन भैया जिसके जमीन के अंदर हम लोग पाइप डाल के जो है कि जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ डियर की नलकूप, यानी जो नलकूप हैं, तो उनमें भैया हम लोग क्या करते हैं, नलकूप सिंचाई का वह साधन है जिसमें भूमिगत जल को निकलने के लिए लोहे या PVC के पाइप जमीन के अंदर गहराई तक डाले जाते हैं। इसके बाद पंप की सहायता से जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी नलकूप। ठीक है, तो भैया सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें ज़मीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है। तो ये भैया नलकूप। वर्षा तो है नहीं, ठीक है, नहर की गहराई तो है नहीं, वर्षा भी नहीं है और वर्षा का जल संग्रहण भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका डी, नलकूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कि तेल यानी स्टार्च और प्रोटीन का संचय पौधों की कोशिका के किस अंग में होता है। यानी भैया पौधे तेल और स्टार्च और प्रोटीन का संचय अपने किस भाग में करते हैं। तो मैं बात करूँ डियर क्वेश्चन के ऑप्शन बताने से पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जिनका मुख्य कार्य भोजन का संचय होता है। यानी भैया ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, तो ये होता है भोजन का संचय करते हैं, भोजन, स्टार्च, प्रोटीन। तो पौधे कहाँ संचय करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा भैया, तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देख लूँ इस पर कि जब 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। जब 10 kg किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा भैया, तो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि संतुलित बल वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं
वस्तु या तो स्थिर रहेगा या एक समान वेग से चलती रहेगी। जैसे कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है भैया? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन भैया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आप? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या था डियर? तो क्वेश्चन था हमारा कि 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन संरक्षण किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो है भैया, ब्रॉयलर जो है कि इस टाइप के जो प्रकार के पंछी होते हैं उनका हम लोग उत्पादन किस लिए करते हैं? तो मांस के लिए करते हैं, ठीक है। यानी इनका संरक्षण या इनका पालन किस लिए करते हैं? तो डियर मांस के लिए करते हैं। तो ब्रॉयलर, जो ब्रॉयलर मुर्गियों का वह नस्ल श्रेणी है जिसे तेज़ी से बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन करने के लिए पाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होता है? तो मुख्य अंतर किसके कारण होता है भैया? तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात कर लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर डियर, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जिस कारण इसकी सतह खुरदरी होती है, ठीक है। और बात करिए, और यह प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह चिकना दिखाई देता है और यह लिपिड संश्लेषण विसरण आदि का कार्य करता है, ठीक है। मैं बात करूँ डियर कि इनके जो बीच का मुख्य है, इनके बीच जो मुख्य राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण होता है। तो इनका मुख्य अंतर क्या है भैया? तो इनके बीच राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडियन नेवी का INS मुंबई 5वें संस्करण के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास यल्ले प्रोस में भाग ले रहा था। तो बात करूँ डियर, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे INS मुंबई, ठीक है। यानी भैया अगर बात करें तो ला पेरोस एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड देश और अन्य हिंद प्रशांत देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा की नौसेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँ डियर करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी INS मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, रेखित पेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेखित पेशी के बारे में निम्नलिखित जो कथन सही है, तो बात करिए तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। रेखित पेशी का क्या है करेक्ट ऑप्शन? तो ऐच्छिक क्रियाओं का क्या भैया? नियंत्रित करना। मैं बात करूँ डियर कि रेखित पेशियाँ पेशियाँ जिन पर अमानव स्वैच्छिक नियंत्रण होता है, ऐसे पेशियों को हम लोग रेखित पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। और इनका उपयोग चलने फिरने, उठने, लिखने जैसे इच्छा अनुसार होने वाली क्रियाओं में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि यदि समान लंबाई के दो तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और दोनों का प्रतिरोध अलग अलग हो तो अधिक प्रतिरोध वाला तार में क्या होगा? तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा भैया? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात है, तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि यदि समान लंबाई मोबाइल डिस्चार्ज होने वाली है, तो यदि समान लंबाई और समान धारा वाले दो तारों में से अधिक प्रतिरोध वाला तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो जिनमें अधिक प्रतिरोध होगा भैया, तो उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, समान पदार्थ से बने तारों में किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो भैया यानी कोई समान मेटल से कोई वस्तु तार बने हैं तो उनका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होगा भैया? तो जो तार बड़े होते हैं, लेकिन मैं सबसे बात कम करूँ तो डियर जो तार सबसे छोटे होते हैं उनमें प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है। उनमें प्रतिरोध सबसे कम होगा तो भैया ऊष्मा भी क्या होगा? सबसे कम डिस्चार्ज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, निम्नलिखित में से किस विभेदित जीव में अपने कायिक शरीर भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग पुनरुत्भवन या पुनर्जागरण द्वारा जाने जाते हैं? तो किस विभाजित जीव में डियर? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए यानी प्लेनोरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या भैया आपका? प्लेनोरिया, ठीक है। अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो जो प्लेनोरिया और हाइड्रा एक विभेदित बहुकोशिकीय जीव हैं
जिसमें पुनर्जनन की अत्यधिक क्षमता होती है, ठीक है। और इसके शरीर का प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूरा नया जीवन बना लेता है, यानी जीव बना सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से विभेदीकरण किस प्रक्रिया में होता है। तो विभेदीकरण किस प्रक्रिया में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, यानी विखंडन में। किसमें भैया, विखंडन में होता है, ठीक है। मैं बात करूँ डियर कि जो पूर्ण रूप से विभेदीकरण की प्रक्रिया कोशिका विभेदन में होती है, कहाँ पे होती है, तो कोशिका विभेदन में। तो उम्मीद करते हैं डियर इस क्लास में हम लोग सारे कस्ट फैक्टर को बहुत ही ईजिली वे में कवर किए और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।